दोस्तों नमस्कार। आज समीक्षा अधिकारी जो सहायक समीक्षा अधिकारी में जो हिंदी का पेपर होता है, जिसमें पहला ही सवाल होता है 21 अंकों का। ये होता है पैराग्राफ का सवाल। तो इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सवाल बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पैराग्राफ में 3 सवाल बनते हैं। पहले क्वेश्चन का होता है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना होता है 3 अंक का। दूसरा यानी का खा होता है प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखना होता है। और पहले का गा होता है ये आपको रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या करनी होती है। तो ये कुल मिलाकर के रेखांकित पंक्तियों वाला ये 3 रेखांकित पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक जो होता है 4 अंक का होता है, इस तरह से 12 अंक का। तो 6 सारांश, 3 शीर्षक और 12 अंकों की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या मिला करके कुल 21 नंबर का पहला सवाल रहता है। अब इसमें देखिए पहला जो सवाल रहता है, इसका मतलब ये कॉपी जांचने वाले को प्रभावित भी करता है। इसलिए इस सवाल को आप बहुत ही सही सटीक ढंग से लिखिए और एक समय के अंदर लिखिए, क्योंकि परीक्षा में टाइम कम रहता है और पहले ही सवाल में जब ज्यादा टाइम लगा देंगे तो अगला जो सवाल होगा वो प्रभावित होगा और आप दबाव में भी आ जाते हैं। तो पहला आता है प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। देखिए यहाँ गद्य अवतरण तो हमने लिखा नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड है तो उतनी जगह है नहीं। तो हम ये समझाते हैं कि शीर्षक कैसे निकालेंगे और शीर्षक को किस रूप में लिखते हैं जहां की गलतियां होती हैं। तो देखिए शीर्षक निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो पैराग्राफ दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़िए और ये देखने का प्रयास करिए कि उसका केंद्र बिंदु क्या है, वो किस विषय पर लिखा गया है। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो पैराग्राफ में शब्दावलियां दी होती हैं उसी में से कोई न कोई उसका शीर्षक होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि शीर्षक उससे अलग भी हो सकता है। तो शीर्षक निकालने के लिए उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब आप शीर्षक के लिए एक समस्या आती होगी तो उसे व्यवहारिक रूप में देखेंगे। जैसे मान लीजिए संविधान में बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसमें अनुच्छेद है, भाग हैं, अनुसूचियां हैं, फिर उसमें खंडों में खंड है, उपखंड है और तमाम संशोधन के भी जोड़े गए हैं, लेकिन एक नाम दिया गया है संविधान। इसी प्रकार से जैसे जब राष्ट्रगान आप पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी शब्दावली आई हैं, लेकिन राष्ट्रगान एक शीर्षक दिया गया। इसी प्रकार आप मूवी देखते हैं, शोले हुआ या घर द्वार हुआ, इस तरह से मूवी का शीर्षक दिया होता है। तो शीर्षक ऐसा हो जो कि पैराग्राफ को पूरी तरह से उसमें समाहित कर ले, इस तरह से शीर्षक ढूंढने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात ये कि शीर्षक बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्दों का होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा शीर्षक अच्छा नहीं माना जाता। एक और बात, जब भी आप शीर्षक लिखिए तो इसे हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, क्योंकि यह व्याकरण का नियम है कि शीर्षक को सदैव सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये कहा आपने प्रश्न उत्तर डाला, उसमें जगह रहती है और आपने शीर्षक डाला शीर्षक। तो शीर्षक को जब आप लिखिए तो जैसे मान लीजिए शीर्षक निकला आपका शिक्षा का महत्व है। महत्व में डबल आधाता रहता है, तो शिक्षा का महत्व ऐसे लिख करके नहीं छोड़ना है। ऐसे लिख करके छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक गलती है। क्या गलती है? कि इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा गया है, तो इसको सदैव सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। अब अगर आपने शीर्षक निकाल करके इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो 3 अंक में से पूरे 3 अंक मिल जाएंगे। और ये इसके बाद हम इसमें का खा देखते हैं, और खा आपका है कि सारांश लिखने के लिए। अब देखिए सारांश में क्या बातें ध्यान देनी है। जब आपने पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ा शीर्षक निकालने के लिए तो इसका भाव स्पष्ट हो जाता है। तो सारांश लिखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके सार को अंश के
ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं में से सब छांट करके या काट पीट करके उसी पैराग्राफ को लिख दीजिए। ऐसा लिखते हैं तो एकदम गलत ही माना जाएगा, ये कोई सारांश नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सारांश का जो शब्दार्थ होता है ये होता है सार प्लस अंश, यानी सार का एक आपको अंश मात्र लिखना है। ये अंश कितना होता है तो ये लगभग 1/3 लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ में आपकी शब्दावली अगर 250 शब्द पैराग्राफ में आपके दिए गए हैं, 250 शब्द दिए गए हैं, तो इसका 1/3 कर लीजिए नॉर्मली। तो 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, 1 25, 10 हुआ, 3 त्रिक का 9, तो ये कितने आ गए? 83 शब्द आपको लिखने हैं। अब ऐसा नहीं कि एक जब गिन करके 83 शब्द ही लिखेंगे, 10-5 शब्द कम या ज्यादा भी आ जाए, उसमें सटीक बैठ जाए तो उसको आप लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि एक सवाल बहुत ज्यादा जो ये उठता है आपके सामने कि जो पैराग्राफ लिखा दिया गया है क्या उसका सारांश उसी क्रम में होना चाहिए या फिर हम इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में पैराग्राफ दिया गया है उस क्रम में आप सारांश लिखिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उसका पढ़ने के बाद एक आप थीम बना लीजिए कि हमें क्या लिखना है उसमें, और उसी तरह से एक फ्रेमिंग कर लीजिए। और इसमें यानी अगर 250 शब्द हैं तो 83 शब्दों में या 85 शब्दों में 90 शब्द तक भी लिख सकते हैं या 80-75 शब्द तक कम में लिख सकते हैं, उसी में लिखने का अभ्यास करिए। सारांश में लिखते वक्त एक बात और ध्यान देना है कि जैसे जो शब्दावलियों का बार बार दोहरा हुआ है पैराग्राफ में या उसमें लोकोक्त मुहावरे आए हैं तो उनको आप निकाल दीजिए। उदाहरण दिया है तो उनको आप निकाल दीजिए। अगली बात है कि इसमें जो आप वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हिंदी व्याकरण में तो उसका भी प्रयोग करिए, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इसमें उपयोगी होगा। तो इसी के अंतर्गत सारांश आप लिखिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। 6 अंक का है तो आपको इसमें 4.5-5 अंक तो मिले जाते, क्योंकि पूरा अंक तो किसी को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं इसमें जो प्रश्न 1 का गा आता है कि संक्षेप में व्याख्या करना, रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या करना। तो देखिए व्याख्या जैसे ही शब्द आता है तैसे ही आपके मन में आ जाता है, जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे, यानी कॉपी में जितना जगह रहता है आप उतना भरने का प्रयास करते हैं। परिणाम ये होता है कि उसकी व्याख्या अच्छी नहीं हो पाती, बहुत बड़ी हो जाती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो टाइम ज्यादा नहीं, तो इसीलिए अब एग्जाम में देने लगा, ये देखिए संक्षेप में व्याख्या कीजिए। व्याख्या जो रेखांकित पंक्तियां होती 1-2 पंक्ति की होती हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसको 1-2 पेज में व्याख्या करिए, उसको 7-8 लाइन या 10 लाइन तक ज्यादा तक व्याख्या कर डालिए। और व्याख्या में एक बात ध्यान रखना है कि जो 1-2 लाइन व्याख्या करने के लिए रेखांकित पंक्तियों का दिया गया है उसको पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक और उसके इर्द गिर्द की चीजों पे सोचना शुरू करिए, उस संदर्भ में जो पैराग्राफ दिया गया है, और फिर उसको लिखने का प्रयास करिए अपने शब्दों में, अपने विचार। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इसका विस्तार कैसे करें। तो रेखांकित पंक्तियों के विस्तार करने के लिए आप इसमें लोकोक्त मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, कोई महान व्यक्तियों के उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं, कविता या चौपाई का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ इसमें चीजें और जो संदर्भित हो उसके उसमें भी आप कथन दे सकते हैं, अपनी तरफ से भी कोई विचार दे सकते हैं। लेकिन ये विचार देते वक्त ये ध्यान रहे कि जो व्याख्या आप कर रहे हैं, जो पंक्तियां रेखांकित दी गई हैं उसी के संदर्भ में होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप व्याख्या में लिख करके चले आइए। तो व्याख्या में जो इसी तरह से आप लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि रेखांकित पंक्तियां हैं उसमें कुछ कठिन शब्दावलियां दी गई हैं, तो उन कठिन शब्दावलियों का आप शब्दार्थ भी लिख दीजिए। ये 3 रेखांकित आते हैं तो शब्दार्थ लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए गा वाला ये आया आपका व्याख्या, और व्याख्या में आप करके नीचे एक लिख दीजिए शब्दार्थ है। शब्दार्थ का मतलब कि शब्द का अर्थ, और यहाँ 2 कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिखिए शब्द और दूसरे तरफ लिखेंगे अर्थ। तो यहाँ पे जो कठिन शब्दावलियां हैं 1, 2, 3 जितने भी हों इसमें 2-3 करके
लिख दीजिए, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको इसमें अच्छे अंक मिलेंगे। तो अब देखिए, अगर आप इस तरह से जो हमने बताया शीर्षक लिखते हैं तो शीर्षक में तो कोई कटौती नहीं होगी, 3 में आपको 3 अंक पूरे मिल जाएंगे। और अगर आपने सारांश बढ़िया लिख दिया है यहाँ पे, तो इसमें मान के चलिए कि आपको 5 अंक तक मिल सकते हैं। अच्छा सारांश आपने व्यवस्थित लिखा है। और अगर आपने यहाँ पे इसका ये व्याख्या सही किया है तो मान लीजिए 4 अंकों का है तो आपको 3 अंक तो मिलेंगे। 3 अंक का मतलब कि 3 आते हैं तो 9 नंबर। अब देखिए कितने इसमें आप अंक ला सकते हैं यहाँ पे, तो 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 अंक इसमें आप ला सकते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इतने ही ये मैक्सिमम है, ये आप इसमें ला सकते हैं 17 अंक यहाँ पे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इस पोर्शन को आपने खराब कर दिया तो इसमें तो कम मिलेंगे, आपका अगला क्वेश्चन भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि आप खुद ही नहीं संतुष्ट हो पाते कि वास्तव में पहला सही नहीं कर पाया तो आगे मन उतना नहीं लगता। इसलिए पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे ढंग से करिए। आगे हम जब इसके आगे और साड़ी रूप आता है उसके बारे में आपको बताएंगे।